हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका यूपी जीके की सेकंड क्लास में। पहली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखा था। सेकंड क्लास में हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। गोंडवाना लैंड क्या है? गोंडवाना लैंड आज से 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी जो थी, यानी पृथ्वी पे जो महाद्वीप थे, जो आज आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, 25 करोड़ साल पहले ये सारे महाद्वीप एक ही विशाल भूखंड का हिस्सा थे। यानी ये सब आपस में जुड़े हुए थे। फिर 20 करोड़ साल पहले कुछ भूगर्भिक परिवर्तन हुए, जिससे ये जो विशाल भूखंड था, जिसे हम पैंजिया कहते हैं, ये विशाल भूखंड यानी पैंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। तो विभाजित हो गया, तो उत्तरी भाग जो इसका बना वो लॉरेशिया कहा गया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। भारत उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के भौतिक क्षेत्र को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश को चार भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। शिवालिक फुटहिल्स में, भाबर एवं तराई क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ तीन क्षेत्रों में दिखाया गया है मुख्यतः, क्योंकि शिवालिक क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के काफी इलाकों को काट के उत्तराखंड बना दिया गया था ना। तो सारे जो शिवालिक रेंज का इलाका था वो उत्तराखंड में चला गया था। ठीक है। अब हम एक एक करके शिवालिक सारे भौतिक क्षेत्रों को पढ़ेंगे। पहला देखते हैं शिवालिक पाट प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का बहुत छोटा सा भाग, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्योंकि शिवालिक पहाड़ियां हैं तो उनकी भूमि थोड़ी ऊंची होती है और ढलान वाली होती है। यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। यही क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश की उत्तरी भौतिक सीमा को दर्शाता है। यानी सबसे उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो सहारनपुर की ही है, शिवालिक क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाबर और तराई क्षेत्र। तो शिवालिक से जो नदियां आती हैं बह के, काफी तीव्र धार में होती हैं। अपने साथ वो कंकड़ और पत्थरों के निक्षेप लेके आती हैं। बहुत सारे कंकड़ और पत्थर लेके आती हैं। इन्हीं कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से इस इलाके का निर्माण हुआ होता है, जिसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े आकार के कंकड़ और पत्थर यहाँ होते हैं, तो नदियाँ यहाँ उन पत्थरों और कंकड़ों के नीचे बह रही होती हैं। तो यहाँ आकर माना जाता है, कहा जाता है कि नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है? उसके बाद इसके नीचे यानी दक्षिणी हिस्से में आएँगे तो तराई क्षेत्र होता है। जो भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हुई होती हैं, वो यहीं पे आके प्रकट हो जाती हैं। ठीक है? चूँकि नदियाँ यहाँ पे आके प्रकट होती हैं, तो यहाँ की भूमि जो है, वो नमी वाली होती है, उपजाऊ भी होती है, यहाँ पे घने वन भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ, इम्पोर्टेंट ये है भाबर क्षेत्र में नदियां जमीन के नीचे बहती हैं और तराई क्षेत्र में वही नदियां सतह पर आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, बांगर और खादर। तो ये जो है, यह जो इलाका है वह तराई क्षेत्र के दक्षिण में और पठारी क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। मैप में भी हम देखेंगे। हाँ, ये देखिए, यहाँ ये रहा आपका भाबर एवं तराई क्षेत्र और ये रहा आपका पठारी इलाका। इसके बीच में ये गंगा यमुना दोआब स्थित है। गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र इसको कहते हैं। इसमें ही, हाँ, इसमें ही आपको देखिए गंगा यमुना दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आपको बांगर और खादर क्षेत्र दिखाई देते हैं। ठीक है। यह जो मैदान है वो गंगा नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए मैप में, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ की भूमि क्या है, अत्यंत सपाट और उपजाऊ है। मुख्य नदियां कौन कौन सी बह के आती हैं, तो गंगा जी, गंगा है, यमुना है, घाघरा, गोमती, रामगंगा। क्योंकि यहाँ पे यह बहुत उपजाऊ इलाका है, इसलिए यहाँ पे आबादी भी ज्यादा है। आबादी का मुख्य केंद्र भी है ये। अच्छा, इसमें हम मुख्य अंतर भी देख लेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है। बांगर और खादर का मुख्य अंतर क्या है? तो जो बांगर है वो, यहाँ देखेंगे हम, बांगर जो है वो नदी के जो नदियां नदी के ऊपरी किनारे पर स्थित उच्च भूमि है। यहाँ पे बाढ़ का खतरा कम होता है और कृषि भी बहुत सीमित होती है, मुख्यतः गेहूं और गन्ने की खेती होती है। और खादर नदी के पास के निचले मैदान को कहा जाता है, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पे बाढ़ आती है, इसीलिए मिट्टी जो है वो नई होती जाती है। अब मिट्टी हर साल नई होती है, इसलिए अत्यंत उपजाऊ भी होती है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन कर लेंगे दोनों में। जो बांगर क्षेत्र है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, नदियों से दूर, ऊंचाई का भाग है, बाढ़ का पानी यहाँ कम पहुंचता है। अब जब बाढ़ का पानी कम पहुंचेगा तो यह जमीन भी यहाँ की क्या होगी, कम उपजाऊ होगी। ठीक है। उसके बाद खादर में देखेंगे तो बाढ़ का पानी चूंकि यहाँ हर साल आता है, नई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, तो यह क्या होगा, बहुत उपजाऊ होगा। ये क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं कि बांगर और खादर में उपजाऊ कौन सा ज्यादा होता है और कौन सी मिट्टी किसमें होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर में और नई जलोढ़ मिट्टी खादर में होती है। ओके। फिर चलेंगे हम उत्तर प्रदेश की दक्षिणी पठार क्षेत्र की तरफ। तो गंगा मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ये रहा आपका गंगा मैदानी क्षेत्र, इसके दक्षिण में यहाँ ये पूरा इलाका जो है वो दक्षिणी पठार का क्षेत्र है। ठीक है। मुख्य रूप से ये कहाँ बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में फैला हुआ है। जिलों की बात करेंगे तो ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज आदि क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है। ठीक है। यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। अधिकतर ये कम उपजाऊ है क्योंकि वर्षा पर निर्भर होता है। मुख्य नदियां यहाँ कौन कौन सी हैं? तो चंबल, बेतवा और केन है। अच्छा, इसका निर्माण जो हुआ था वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्री कैम्ब्रियन काल में। ये देखिए आप, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग स्टेट, ये पिछले क्लास का एक एरर था जिसे हम यहाँ करेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश के बॉर्डरिंग स्टेट के बारे में, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से लगती है और एक यूटी से। ठीक है। 8 राज्यों और एक यूटी से, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास हमारी उत्तर प्रदेश की जलवायु पे होगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तब तक के लिए